So Bismillahirrahmanirrahim, dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to start our next lecture and it is related to the topic that is differential and integral form of Faraday's law. और आज के लेक्चर के अंदर हम differential and integral form of Faraday's law के ऊपर बात करेंगे. So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 2, PHY 402, BS Physics, 4th semester evening, Spring 2021. So in the last lectures, we have talked about the concept of magnetic field, governing laws, Biot-Savart law, and Ampere law, numerical problems, a review of basic concepts regarding the Ampere law and the Biot-Savart law, and as well as we have talked about the production, or you can say induction of electric field via magnetic field and the magnetic field via electric field. So it is called the electromagnetic induction. उसके बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर. And we also talk about the governing laws for electromagnetic induction. तो हमारे पास जो है governing laws जो है such as the Faraday law, Lenz's law, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी और ये देखा था कि ये फिजिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं और ये किस तरह से हमें रिलेशन डेवलप करके देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे हो रही है और किस वजह से हो रही है. एंड वी हैव कंक्लूडेड दैट any change in the magnetic flux produce the induced EMF, and such induced EMF are responsible for the induced currents. And these induced currents and induced EMF always produced in the opposition of the changes which creates or which changes the magnetic flux. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी. तो आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो डिस्कशन होगी वो फैराडेज लॉ की इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर होगी और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर होगी. सो एज वी नो दैट द फैराडे लॉ क्या है. According to the Faraday law, the magnitude of the induced EMF in a conducting loop is equal to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So we can mathematically define that induced EMF is equal to minus is showing that this is in opposite direction of magnetic flux, and this is the rate of change of magnetic flux with respect to time. So this is the induced EMF. And according to the definition of the magnetic flux, the any magnetic flux is equal to the B dot dA and the whole integral. If you have the normal to each other, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा जी. We have simply फिर इंटीग्रल अप्रोच और इसको हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर. बाय पुटिंग दिस इक्वेशन तो आपके पास जो है बी डी ए ओवर डी टी आ सकता है. अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की. और मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट द ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम, इट कुड बी द ओनली फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज द एरिया. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास ये जो टोटल डेरिवेटिव है ये किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर. आप जानते हैं कि जब पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किए जाते हैं तो वो ऐसे फंक्शंस के लिए अप्लाई किए जाते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं. सो दैट इज़ वाई ये आपके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ you can say the time as well as the space. So that is why this is written as in the partial time, partial phi b over partial t माइनस फॉर्म में है और ये आपके पास क्या है इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा. तो उस वाले से आपके पास जो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है इस तरह से राइट अप किया जा सकता है. सो सिमिलरली हमारे पास जो है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है वो लिखी जा सकती है. उसके लिखने के लिए सबसे पहले हम जनरल जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप देख सकते हैं कि दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ और ये जो है माइनस करली बी फाई बी ओवर करली टी है. और दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आप फाई बी जो है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी डेफिनेशन पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जैसा कि यहाँ पे किया गया है. एंड एज यू कैन सी है कि आपके पास यहाँ पे फाई बी की वैल्यू को हमने लिया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया एंड वी गॉट दिस वैल्यू एज फाई बी हियर. बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी. हाँ, अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके अंदर आप जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपके पास जो है इंड्यूस ईएमएफ की जो इक्वेशन है इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे. द टोटल इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द
the integral, closed integral, which is showing that this is the line integral and it is the electric field dot the line element. So the total EMF around the closed circuit is equal to the summing up of electric field around the length of the circuit. So that is why we are interested to put the value of the induced EMF in terms of electric field, which is showing the connection between how the electric field is inducing the magnetic field and magnetic field is inducing the electric field. So by putting this in equation number 3, तो equation number 3 वही है ऊपर वाली, equation 2 बस थोड़ी सी रीअरेंज करके लिखी गई है. तो इसके अंदर equation number 3 के अंदर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं. by putting this value in this equation तो आप डायरेक्टली equation number 4 जो है वो राइट अप कर सकते हैं. दिस इज द कंट्रोल इंटीग्रल E dot dl is equal to the curly of curly t वैसे का वैसा ही and b dot d आ जाएगा आपके पास. सो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के अंदर हर जगह पे जो है आपके पास इंटीग्रल अवेलेबल है. तो इस वजह से हम इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ कह रहे हैं और ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है. अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने डबल इंटीग्रल लिखा है जो कि ये शो कर रहा है कि दिस इज लिंक विद द एरिया और इसे हम सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं, जबकि दिस इज द लाइन इंटीग्रल और ये लाइन के साथ लिंक करता है. तो ये लीनियर फॉर्म है, ये सिंगल इंटीग्रल है, जबकि ये डबल इंटीग्रल है और इस तरह से ये दोनों चीजें प्रोसेस करती हैं. सिमिलरली हम इसी तरह से इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं कि ये कहना क्या जा रही है और ये इक्वेशन क्या हमें एक्सप्लेन करती है. आइए सबसे पहले इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है. According to this equation, this shows that it tells you the sum of the contribution of each portion of the closed path in a C. तो ये जो सबसे पहला पाथ है ये आपके पास जो है वो क्लोज पाथ C के अंदर जितनी भी कंट्रीब्यूशन है ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. And this is the reminder that the electric field is a vector. So this is the electric field as a vector quantity. This is the dot product, and this is the line element. So an incremental segment of the path C. तो ये इस वाले से इसका path C का जो है वो differential element कह सकते हैं या line element कह सकते हैं. And this dot is basically representing the dot that tells you that the part of electric parallel to the DL होना चाहिए along the C. तो ये एक्चुअली इन सब का सम अप है इन क्लोज इंटीग्रल के फॉर्म में और इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम दिया गया है. एंड इस तरह से ये सारी चीजें जो है मूव कर रही हैं. रिमाइंड दैट दिस इज द लाइन इंटीग्रल. ये सी जो है और ये क्लोज इंटीग्रल जो है ये सी बता रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल है और ये सरफेस वगैरह का तरह इंटीग्रल नहीं है. However, on the right hand side of this equation, we have a negative sign which shows that this is the obeying the Lenz's law or the law of conservation of energy. And secondly, this is the time derivative, or you can say the rate of change of with time. And thirdly, we have a big part of this equation which is comprised of first integral that is basically representing the surface integral here, and this is again the magnetic flux or density, or you can say magnetic flux, एंड दिस इज द बी. और ये आपके पास है जी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा है. बट ये डॉट प्रोडक्ट अगेन और ये है एन यूनिट वेक्टर और दिस इज द एरिया और डिफरेंशियल एरिया ऑफ द अमाउंट. तो उस वाले से ये जो है पूरी इक्वेशन आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल एरिया में से होल सरफेस के ओमिट हो रहा है सब का जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सारे का सारा बराबर होगा उसके गिर्द पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और उस लाइन एलिमेंट के जो सर्कुलर क्लोज सर्किट के अंदर पाया गया है. तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन द सेम वे आपके पास जो है अगर हम डिफरेंशियल अप्रोच को यूज़ करें और फैराडे लॉ की डिफरेंशियल अप्रोच को इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है सिचुएशन काफ़ी इजी है. हम इसी इंटीग्रल अप्रोच को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल अप्रोच में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी हैव डू द सेम थिंग. we apply the differential integral approach or you can say the integral form of Faraday's law. तो आपके पास है जी क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस करली ऑफ करली टी. ये सरफेस इंटीग्रल है जी एंड बी डॉट डी ए आ गया आपके पास. नाउ वी हैव अ सिंगल वे
कि आप किसी तरीके से जो है इनके इंटीग्रल्स को ख़त्म कर दें, तो फिर आपके पास जो है ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। इसके तरीकाकार के लिए हमने सिंपल डेफिनेशन अप्लाई की कि किस तरह से ये ख़त्म किए जा सकते हैं, तो वी अप्लाई द सिंपल रूल हियर। आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि आप एक सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में और डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एल जो है इज़ अ लाइन इंटीग्रल, और जो कि सरफेस इंटीग्रल के अंदर या एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग दी हियर डेल क्रॉस ई डॉट डी ए। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गॉट दिस वैल्यू एज। तो आपके पास जो है इक्वेशन जो है इस तरह से फॉर्म कर गई है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें ऑन इक्वेशन नंबर 2 ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो यू विल फील है कि यहाँ पे भी आपके पास सारी की सारी जो सिचुएशन है और सारी इक्वेशन जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, सो दैट्स व्हाई आप ये डबल इंटीग्रल्स इन द सेम है, ये एरिया एलिमेंट और ये एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, और कंपेयर करने से आपको ये पता चलेगा कि यू विल हैव ओनली दिस वैल्यू, कि आपके पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली ऑफ कर्ली टी एंड दिस रिमेन्स द बी हियर। तो ये लिखा जा सकता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर आप गौर करें तो ये अब फैराडे लॉ जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच है और एक ही फॉर्म है जो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंशियल अप्रोच। दिस इज द डिफरेंशियल क्वांटिटी, दिस इज द डिफरेंशियल क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिफरेंशियल फॉर्म। तो आपके पास जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ जो है वो इस तरह से राइट अप की जा सकती है। इट इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली ऑफ कर्ली टी एंड बी है। सो अगर फिजिकली देखा जाए कि ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, तो अगेन वी हैव अ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर फिजिकल एक्सप्लेनेशन कि आपके पास जो है वो सबसे पहला दिस इज द डेल ऑपरेटर, ठीक है जी, और ये स्पेस डेरिवेटिव की फॉर्म में है। दिस इज द रोटेशन ऑफ द स्पेस डेरिवेटिव एंड दिस ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। so the rotation of electric field in space is equal to the, you can say, with along the variation of the space is equal to the minus of curly b of curly t, and this reproduce the variation with respect to the time। और ये वेरिएशन जो है एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स की है, जो कि या मैग्नेटिक इंडक्शन की है, यू कैन से द मैग्नेटिक फील्ड की है, जो कि उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। सो इन दीज टू फॉर्म्स वी कैन सी दैट कि ये दोनों फॉर्म्स एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेनेवर यू हैव अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, whenever you have a change in magnetic field, then we will have a production, or you can say the existence of electric field around the space, और उसके मुताबिक जो है ये काम करता है। In the same way, whenever we have the change in magnetic flux, then we have the induced EMF, and these two concepts are connected to each other, as you can see here. So if you have the change in magnetic flux density or magnetic flux with respect to time, then it will give you the the electric field along the closed integral field. So these are the two very basic and important forms of you can say the Faraday law। और ये जो फॉर्म्स हैं आगे चल के हमारे पास एक मेजर लॉज की फॉर्म में आते हैं, जिसे हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम काफ़ी ज़्यादा एक आध दो चैप्टर के बाद जो है मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो यू विल फील दैट कि ये दोबारा से जो है ये आ जाती हैं, और ये फैराडे लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी। So मैं उम्मीद so in the next lecture inshallah we will discuss about the induced fields and their physics. This is a very important topic and you will amazed that कि आपके पास जो है इंड्यूस ईएमएफ जब हम जनरेट करते हैं तो हम यही समझते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ वैसी ही है जैसी आम ईएमएफ होती है, बट इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट फिजिक्स एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ईएमएफ, और यू कैन से सोर्स ईएमएफ। तो इंशाल्लाह हमारी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।